बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमिन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 1947 से 71 तक इरा। पहला 71 को क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया था, फिर 72 से नेक्स्ट टू प्रेजेंट अंटिल नाउ 2020 तक। फर्स्ट पार्ट 47 टू 58, 58 टू 69 एंड 69 टू 71। फर्स्ट 11 years पाकिस्तान वॉन इंडिपेंडेंस अंडर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशंस। पाकिस्तान ने आज़ादी बहुत मुश्किल हालात में हासिल की। द नेक्स्ट टास्क वाज सेटिंग अप अ न्यू स्टेट। जो अगला काम था आज़ादी के बाद वो ये था कि नई रियासत को सेटिंग की जाए, उसकी सेटअप किया जाए उसका अच्छे से। देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऊपर इंतजामात करने के लिए ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्ट्रक्चर उस वक्त था ही नहीं। राइट्स, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रेशर वर चैलेंजिंग फॉर द न्यू स्टेट। राइट्स कहते हैं मतलब फसादात होते थे, ऐसे लड़ाई झगड़े छोटे मोटे ही चलते रहते थे। रिफ्यूजीज प्रॉब्लम, पनाहगाह, जो सारे के सारे इंडिया से मुहाजिरीन आए थे हिजरत करके, उनको कहते हैं मुहाजिर कहते हैं रिफ्यूजी को, पनागजीन जो होते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स थी, इनको रिहाइश देना, उनका खाना पीना सब कुछ करना, और इकोनॉमिक प्रेशर था, माशत का प्रेशर था। ये सारे के सारे जो थे वो फॉर द न्यू स्टेट के लिए चैलेंजिंग इशू थे। नेगेटिव एटीट्यूड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड वार ऑन कश्मीर क्रिएटेड प्रॉब्लम इन रिलेशन विद इंडिया। अब इंडिया ज़ाहिर है अगर उन्होंने हमें सेपरेट हो तो गए थे हमसे, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड उनकी तरफ से इतना था कि वो चाहते थे कि दोबारा ये सारा पाकिस्तान ख़त्म हो जाए और सारा का सारा फिर मुत्तहिद हो जाए और हम हुकूमत करें। और जो कश्मीर का प्रॉब्लम था वो तो डेफिनेटली यू नो वेल इट, ये तो और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से ये कश्मीर का प्रॉब्लम, फिर ये वार और ऐसी सिचुएशन ये भी मसला था, और ऊपर ये सारे मसाइल भी थे न्यू स्टेट को। The Government of India Act 1935 was adopted as the first interim constitution. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan and Liaquat Ali Khan the first Prime Minister. Interim Constitution you know very well, इसको 1935 के एक्ट को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कायद-ए-आज़म पहले गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान जो है पहले प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1947 से अगस्त में पाकिस्तान बना, तब से 1947 से सितंबर 1948 तक, जब तक उनकी डेथ हुई, ये गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बने सितंबर 1948 में, जब कायद आज़म की डेथ हुई तो ये गवर्नर जनरल बन गए। अक्टूबर 1951 तक ये गवर्नर जनरल रहे। ये इनके रिजाइम जो है, ये सारे टाइम पीरियड्स आपने याद करने हैं, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। गुलाम मोहम्मद थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये अक्टूबर 1951 से अक्टूबर 1955 तक रहे। इस्कंदर मिर्जा फोर्थ गवर्नर जनरल फ्रॉम अक्टूबर 1955 टू मार्च 1956। नेक्स्ट आ गया प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल। उस वक्त क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का तो आपको पता है, गवर्नर जनरल जो होता है वो एक किस्म का, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर अब है एक किस्म का उसके उस टाइप का उसकी जो ड्यूटीज वो सारा कुछ होता था गवर्नर जनरल का। क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रहा था, उसमें जो हेड ऑफ स्टेट था, हेड होता था गवर्नमेंट का, वो गवर्नर जनरल उसे कहते थे, इसलिए ये गवर्नर जनरल पहले चलता रहा। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 56 में, फिर हमारा प्रेसिडेंट आ गया। इस्कंदर मिर्जा जो है ये गवर्नर जनरल से देखे ये यहाँ प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे, इसलिए गवर्नर जनरल खत्म हो गया। और ये इस्कंदर मिर्जा 1956 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये प्रेसिडेंट बन गए मार्च में, और फिर 1958 तक, जब तक हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल रहा, ये प्रेसिडेंट रहे। और प्राइम मिनिस्टर इसके दौरान कौन रहा? लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर रहे अगस्त 1947 से अक्टूबर 1951 ऑल द टाइम। अब ये प्रेसिडेंट की जगह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल होता था। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि उसमें आपने प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं, उसको कॉन्सेप्ट नहीं था प्रेसिडेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो वाला जो लॉ था। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 56 उसके बाद जो 2 आए, इनमें प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आया और फिर हमारा प्रेसिडेंट बना। पहले हमारा सिर्फ गवर्नर जनरल था, ये बात आपने मेमोराइज करनी है। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, देन ख्वाजा निजामुद्दीन सेकंड प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर 1951 से अप्रैल 1953 तक ये रहे। फिर मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बने अप्रैल 1953 से अक्टूबर 1954 तक रहे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आया इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में, और फिर उसके बाद 1954 से अगस्त 1955 तक ये रहे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट फोर्थ पे चौधरी मोहम्मद अली, अगस्त 1955 से सितंबर 1956 तक, इतना टाइम ये रहे प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट जो
HS सोहरवर्दी, इट मीन्स हुसैन शहीद सोहरवर्दी, सितंबर 1956 से अक्टूबर 1957 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। देन IN चंद्रीगर, इट मीन इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम चंद्रीगर, I फॉर इस्माइल एंड देन I फॉर इब्राहिम, इस्माइल इब्राहिम चंद्रीगर, अक्टूबर 1957 से दिसंबर 1957 तक। फिरोज खान नून, दिसंबर 1957 से अक्टूबर 1958 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ये सारे के सारे आपने इनके रिजाइम और इनके नेम्स भी आपने मेमोराइज करने हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर MCQs। देन मेजर इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जो कानून बनाने का, आइन बनाने का सबसे पहला जो इशू था, सबसे बड़ा यही इशू था। ज़ाहिर है जब लॉ ही नहीं था स्टेट के पास तो वो कैसे रन करती, कैसे वर्क करती। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का सबसे बड़ा इशू था। देन इलेक्शंस एट द प्रोविंशियल लेवल, सूबाई सतह पर जो इलेक्शन थे, क्योंकि सूबों की हुकूमतें बिल्कुल एक किस्म की ख़त्म हो चुकी थी जब अलहदा हुआ इंडिया हमसे, सॉरी जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए बरसगीर के, जब सेपरेट हुआ तो उसके बाद ये प्रोविंशियल इलेक्शन का जो बड़ा प्रॉब्लम था। पंजाब NWFP में 1951 में इलेक्शंस हुए, सिंध में 1953 में हुए, ईस्ट बंगाल में 1954 में हुए। अब अंदाजा आप इससे खुद लगा लें कि 47 में पाकिस्तान की जो बर्थ हुई, पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947, और इलेक्शन जो प्रोविंशियल वो कब हो रहे हैं, कितने साल बाद, 51 में, 53 एंड देन 54 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, हमने पढ़ा है अच्छे से, हमें पता है कि पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी। एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। फिर 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, 1 यूनिट स्कीम, अक्टूबर 1955, जिसमें यह था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है इसके चारों प्रोविंसेस को मिला के 1 यूनिट बना दिया गया। 1 यूनिट बना था 1955 में। Economic management, agriculture, industrialization and education was a question dealt in first 5-year plan। पहला 5 साल जो मंसूबा था उसमें जो बेसिक मेन फोकस था वो इकोनॉमिक पे था, मुआशरत पे, एग्रीकल्चर पे, फूड वगैरह पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लगाने पे ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुल्क की ज़्यादा हो सके, एजुकेशन पे था। ये के सारे जो क्वेश्चन थे ये मेन इनका फोकस था फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान था पाकिस्तान का। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज देयर, ज़ाहिर अब सियासी इस्तेहकाम नहीं था, क्योंकि अब आपने जैसे पढ़ा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से बना 56 में जाके, और वो 2 ईयर इम्प्लीमेंट रहा, फिर मार्शल लॉ एंड देन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, देन मार्शल लॉ, देन कॉन्स्टिट्यूशन, देन मार्शल लॉ एंड सो ऑन। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, स्टेबल नहीं थी पॉलिटिक्स। वीक एंड शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट शटर द होल पॉलिटिकल सिस्टम। डेफिनेटली कुछ टाइम प्राइम मिनिस्टर रहता और फिर वो खत्म हो जाता, फिर मार्शल लॉ आ जाता, कॉन्स्टिट्यूट फिर एब्रोगेट हो जाता। शॉर्ट लिव्ड, ज़ाहिर अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहे, मुस्तहिकम रहे, तभी वो उसके अपने पीपल के लिए, अपने सिटीजन की फ्लाह बहबूद के लिए काम कर सकती है ना। ये शॉर्ट लिव थी, इसलिए ये सारे मेजर इशू थे, इनको भी अपने मेमोराइज करना, ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएटेड बैड नेम ऑफ पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियंस है सारे के सारे सियासी रहनुमा थे वो बदनाम हो गए थे, उनका बुरा नाम किस लिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टियों के इनकार की वजह से उनका जो वो बदनाम हो गए थे सारे के सारे पॉलिटिशियंस, लोगों को उन पर एतबार नहीं रहा था। इंस्टेबिलिटी वाज आल्सो देयर एट द प्रोविंशियल लेवल। डेफिनेटली अगर फेडरल लेवल पे इंस्टेबिलिटी थी, वही गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे स्टेबल हो सकती थी, ये भी अनस्टेबल थी। सेकेंड फेज 58 से 69 तक। मार्शल लॉ रिमेन्ड इम्पोज फ्रॉम अक्टूबर 1958 to June 1962. Constitution rule was restored on June 1962 and remained till the second martial law on March 1969. पहला मार्शल लॉ 1958 से 1958 में पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा जो 56 में आया था वो 58 में एब्रोगेट हो गया, और फिर मार्शल लॉ लग गया था पहला जो 1962 तक रहा था। 1962 में जून में फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हुआ, और फिर 1969 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ये फिर खत्म हो गया, एब्रोगेट हो गया, सेकंड मार्शल लॉ आ गया। अब इस मार्शल लॉ एक किस्म का आप उसको इस तरह समझ लें, जो पाकिस्तान जो कंट्री की डेवलपमेंट है ना उसका सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी जो है वो मार्शल लॉ है, मतलब उसमें डेवलपमेंट होती है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। अब जब स्टेबल ही नहीं हो रही थी, ना गवर्नमेंट, ना कंट्री, ना स्टेट, कुछ भी, तो फिर कैसे डेवलपमेंट हो सकती थी। वेल नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अयूब खान टुक ओवर एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रेसिडेंट। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड थ्रू रेफरेंडम इन 1960 एंड री इलेक्टेड इन जनवरी 1965 थ्रू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पहले तो इसने चीफ आर्मी स्टाफ के तौर पे मार्शल लॉ टुक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट कंट्रोल का, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया।
ठीक है ना, वो एक किस्म का मोनार्क बन गया। उसके बाद प्रेसिडेंट बना रेफरेंडम के थ्रू 1960 में। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि इसने रेफरेंडम करवाया, फिर इसके हक में वोट आए या इसने कर लिए जैसे भी, तो ये प्रेसिडेंट बन गया। अब उसके बाद जब मार्शल लॉ 62 में खत्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर इसने इलेक्शन करवाए सही तरह। रेफरेंडम पहले हुआ प्रेसिडेंट के लिए, और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्रॉपरली इलेक्शन हुआ, री इलेक्टेड हुआ ये जनवरी 1965 में। Important policy measures. Important policy measures taken by the अयूब गवर्नमेंट वर, ये इसने इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैयर है अयूब खान की गवर्नमेंट में। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी अपने मेमोराइज करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, ऊपर जो सबकी हर एक चीज़ की जो बेसिक रूट थी उसको उसने इसलाह की। उसकी रिफॉर्म का मतलब होता है इसलाह करना। विच इंक्लूडेड रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑफिसर्स सम 1662 इन नंबर। मतलब ये कि 1662 ऑफिसर मुलाजमीन को इसने रिमूव किया था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये अब पूछा जा सकता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मीन्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑफिशियल विच डन इन द रिजाइम ऑफ अयूब खान। और इसने कितने 1662 ऑफिशियल जो थे, 1662 मुलाजमीन को इसने निकाल दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का नाम बनाकर। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। हाँ, अब जब मार्शल लॉ लग गया तो सियासी पार्टियां सारी की सारी बैन हो गई थी, ये रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, उन पर पाबंदी लग गई थी कि कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती मुल्क में। पॉलिटिकल लीडर्स वर स्टॉप फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स फॉर 6 ईयर। ओहो, पूरे 6 साल तक जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको स्टॉप रखा था, उनको रोका गया था कि वो पॉलिटिक्स में आए। ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन एंड अदर चार्जेस अंडर द लॉ नेम्ड EBDO। इसमें EBDO स्टैंड्स फॉर इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। मतलब जो सारी की सारी इलेक्शन की बॉडीज थी, जो सियासी पार्टी थी, उनका डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर था। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये में भी आपसे पूछा जाए MCQs में, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ये इसका नाम था ये लॉ का। ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसके जरिए 6 साल सारे के सारे सियासी रहनुमाओं को स्टॉप किया गया कि वो पॉलिटिक्स में आए। को चार्ज ऑफ करप्शन की, उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया, एंड अदर चार्जेस, दूसरे इल्जाम थे संगीन, और इस लॉ के जरिए, और उनको 6 साल रोका गया पॉलिटिक्स में आने से। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज डन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपका पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किस सियासी जो था बंदा या कौन सा सियासतदान था, कौन सा लीडर था जिसके रिजाइम में आया था। ये आपने करना अयूब खान के रिजाइम में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका ये मतलब था कि एग्रीकल्चर को इन्हांस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, फसलें और ये सारा कुछ। इन शॉर्ट इसका ये मतलब था कि ये सब कुछ लगाया जाए, मतलब ग्रीन पाकिस्तान हो, ग्रीन रेवोल्यूशन। एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे कि इसने तालीम का मयार बेहतर किया था। बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडी और ये वाले इंट्रोड्यूस कराए थे, पाक स्टडी जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारे इंट्रोड्यूस कराए थे इसने। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। डेफिनेटली जब इसने चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ये बना, उसके कुछ टाइम बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना 62 का, और फिर इसने कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया अपने रिजाइम में अयूब खान। नेक्स्ट है डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। कैसे डाउनफॉल, कैसे मतलब अयूब खान का जो सवाल वो कैसे आया था। इंडो पाकिस्तान, इट मीन्स इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्टेड एंड एट द एंड ऑफ वॉर ताशकंद पैक्ट वाज साइंड विद इंडिया। ताशकंद का एक मुआहदा हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा पहले, कि इसमें ऐसा हुआ था कि दरियाई पानी के जो मसाइल है, ताशकंद एक जगह है, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले पे एक मुआहदा हुआ था, ताशकंद पैक्ट जिसको कहते हैं। People were not satisfied with this pact। लोग इस मुआहदे से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे। They also resented the election results of 1965। 1965 के जो इलेक्शन के रिजल्ट थे जिसमें अयूब खान प्राइम मिनिस्टर बना था, इससे भी लोग सेटिस्फाई नहीं थे। Fruits of economic development were not distributed at masses level। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करवा रहा था अयूब खान अपने दौर पे, मतलब जो मुआशरत में तब्दीलियां करवा रहा था, उसके कोई फ्रूट्स, उसके समरात अच्छे नहीं आ रहे थे। मैसेज लेवल मतलब अवामुन्नास के लेवल पे, लोगों के लेवल पे उसके फ्रूट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। वेल्थ ऑफ नेशन वाज कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स। जो अवाम की दौलत थी, पैसा था, वो सिर्फ चंद हाथों में जमा होकर रह गया था। दिस ब्रॉड पीपल टू एजिटेशन एंड पब्लिक डिमांड रिजल्टेड इन रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। लोगों का गुस्सा बढ़ा इन सारी बातों की वजह से, और लोगों की डिमांड पर इसने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से अयूब खान ने। देन थर्ड फेज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री का। अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू आर्मी चीफ यहिया खान। इसने फिर एक आर्मी चीफ को, नेक्स्ट जो आर्मी चीफ था पाकिस्तान को, उसको दे दिया, और फिर से मार्शल लॉ लग गया। ही इम्पोज मार्शल लॉ एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड। डेफिनेटली जब मार्शल लॉ आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एब्रोगेट होना ही था।
ही टुक सम इमीडिएट स्टेप्स, इसने कौन से स्टेप्स लिए यहिया खान ने? इमीडिएट वो हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ ऑफिसर्स 303, इसने 303 ऑफिसर इसने भी आके निकाल दिए। ऊपर इतने ज्यादा 1600 प्लस ऑफिसर यूब खान ने निकाले, इसने भी 303 आके निकाल दिए ऑफिसर्स। और क्या किया? प्रोविंसेस रिवाइव्ड मार्च 30 1972, प्रोविंसेस रिवाइव्ड किया मतलब दोबारा से सूबों में कोई तरमीम तब्दीलियां वगैरह की, इस डेट को इसने। एबोलिशन ऑफ पायरेटी, पायरेटी का प्रिंसिपल हम डिटेल से ऊपर पढ़ चुके हैं, उसको भी इसने अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया था। किसने बोला? यहिया खान ने, चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था जो सेकंड मार्शल लॉ का। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एज इंटरिम लॉ इशूड इन मार्च 1970 विच प्रोवाइडेड बेसिक प्रिंसिपल फॉर LFO, इसने नया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अपना जो है वो इसने इंट्रोड्यूस कराया आफ्टर मार्शल लॉ, जो इंटरिम लॉ पहले एक एज मतलब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम लॉ के तौर पे चलता रहा मार्च 97 में। इसके क्या प्रिंसिपल थे? LFO के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, के वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। लास्ट वाला जो तो वो तो एब्रोगेट हो गया था बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इलेक्शन, इलेक्शंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। सीट्स इन द असेंबली, असेंबलीज की सीट जो है वो बनाई है LFO। नेशनल असेंबली फिर कितनी सीट्स इसने सेलेक्ट की थी? नेशनल असेंबली की 313, 313, 300 प्लस 13 वुमेन सीट्स। 300 जो थी वो जनरल सीट थी 300, और 13 जो थी वो रिजर्व फॉर वुमेन थी, टोटल 313 सीट्स। फॉर ईस्ट पाकिस्तान 162 प्लस 7, अब ये प्लस 7 जो है ये रिजर्व फॉर वुमेन है। एंड वेस्ट पाकिस्तान के लिए 138 प्लस 6 विच वर रिजर्व फॉर वुमेन। Next, last point is general elections. General elections were held in December 1970. Elections results were Awami League 160 general seats, Pakistan पीपल्स पार्टी 81 जनरल सीट्स। अब ये जनरल सीट्स हमें बताई गई हैं 160 और 81, दो जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने 1970 के इलेक्शन में जीती थी। अवामी लीग इसकी 160 सीट्स थी, नेशनल असेंबली में ये जो हमने ऊपर सीट्स पढ़ी हैं टोटल 300 में से 13 जो थी वो तो रिजर्व थी ना, जो जनरल सीट्स थी 300 थी टोटल, उसमें से 160 अवामी लीग पार्टी की थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP की 81 सीट्स थी। ट्रांसफर ऑफ पावर बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। Failure of dialogue for transfer of power among their top leaders led to confrontation and military action on March 25, 1971. अब मसला ये बन गया कि ये दोनों पार्टीज की हुकूमत तो बन गई, नेशनल असेंबली में दोनों पार्टीज आ गई पार्लियामेंट में, लेकिन अब पावर का ट्रांसफर मतलब किसके पास कितनी पावर हो, डेफिनेटली मेजोरिटी के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मसाइल जहाँ बन गए। और फिर फेलियर ऑफ डायलॉग, जो डायलॉग्स थे उनकी गुफ्तगू सारी की सारी वो फेल हो गई, और फिर क्या हुआ, फिर से कन्फ्रंटेशन, वही मसले बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चैलेंजेस, वही गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई और मिलिट्री एक्शन फिर से आ गया मार्च 25 में 1979। इट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन सिविल वॉर एंड एलिनेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। क्या हुआ? सिविल वॉर। इसमें ये चलता रहा 71 में, वो यहिया खान ने फिर भुट्टो को हैंड ओवर किया, भुट्टो ने फिर ढेर सारे प्रॉब्लम लाए, उधर जो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था उधर मुजीबुर रहमान के प्रॉब्लम, इधर वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो के प्रॉब्लम्स और ढेर सारे मसाइल जो इधर डिस्कस नहीं किए गए, वैसे आपको पता होना चाहिए उनका। और फिर क्या हुआ? सिविल वार स्टार्ट हो गई। सिविल वार का मतलब होता है जो वार मिलिट्री के बगैर हो, आम वार हो। मतलब सिविल वार यही थी ना कि पॉलिटिकल वार, पॉलिटिशियन के आपस में दरमियान, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के दरमियान जो वार चल रही थी। और फिर ऐसे हुआ कि एलिनेशन हो गई, मतलब अलहदगी हो गई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की। इंडिया प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल, इट अटैक्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्टेड विच एंडेड विद द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब ज़ाहिर दुश्मन को मौका मिल गया, सिविल वार पहले स्टार्ट हो गई थी, खुद ही आपस में लड़ने लगे, दुश्मन को मौका मिल गया, उसने अटैक किया और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग-अलग हो गए और रिजल्ट किया हुआ सेपरेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये कंपैरेटिवली इजी लेक्चर था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।